नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दो टूक के शुरू में आपको बता दूं, और आज की बड़ी खबर यह है कि रविवार 9 जून को, जी हां, एक बार फिर सुनिएगा, रविवार 9 जून को ठीक 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की ठीक 7:15 पर रविवार 9 जून को। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपसे कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन से जो ट्वीट करके जानकारी दी गई वो जानकारी आपको बता रहा हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आज जो है दिन भर का आज जो है हेक्टिक शेड्यूल रहा उनका। आज दिन में लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी बैठक हुई, और यह बैठक एनडीए के घटक दलों से हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद उन्होंने समर्थन की चिट्ठी, जो तमाम घटक दलों के समर्थन की चिट्ठी थी, वो समर्थन की चिट्ठी उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपी। और राष्ट्रपति से मिलने के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। जरा वो तस्वीर दिखाइए राष्ट्रपति भवन की। राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उनका मुंह मीठा कराया, और संभवतः शायद ये मीठी दही या कुछ मिठाई थी जो राष्ट्रपति जी ने उनको खिलाई। तो इस तरह से राष्ट्रपति जी ने उनका मुंह मीठा कराया, और मुंह मीठा कराने के साथ ही एक तरह से तय हो गया, क्योंकि समर्थन की चिट्ठी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और इस समर्थन की चिट्ठी के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। और रविवार रात 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार अगर कहें तो कुल मिलाकर 8वीं शपथ होगी। 8वीं शपथ। 3 बार प्रधानमंत्री, इससे पहले 5 बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। और आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी राजनेता ने भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से लगातार 8 बार शपथ ली हो, जो हेड के पोस्ट पर, यानी कि पहले मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के पद पर। तो आज दो टूक में दरअसल आज बहुत सारे पिछले कुछ समय से लगातार जो है कई सारे अटकलबाजियां चल रही थी। जब से चुनाव नतीजे आए थे, चुनाव नतीजे क्योंकि बीजेपी की उम्मीद और बीजेपी ने जो दावे किए थे उससे कम थे, लेकिन एनडीए के पास पूर्ण बहुमत था। पर लगातार 2 दिन से ये अटकलें चल रही थी, 4 तारीख के बाद से अटकलें चल रही थी कि एनडीए सरकार बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें थी कि नीतीश कुमार बार बार जो है पलटी मार लेते हैं। विपक्ष को उम्मीद थी कि एक बार फिर से इंडी खेमे के गुट में जो है नीतीश कुमार शामिल हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू से भी उम्मीद लगाई थी विपक्ष ने। लेकिन आज संसद के जो पुराने संसद भवन था उसके सेंट्रल हॉल में जो एनडीए की बैठक हुई, उस एनडीए की बैठक की जो तस्वीरें और वहां से जो भाषण सामने आए, उससे साफ है कि एनडीए अब अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और इस सरकार की स्थिरता को लेकर कोई भी अटकलबाजी करना जो है वो गलत होगा। और एक बार फिर से दिखा दिया कि एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया है कि कोई नहीं है टक्कर में। जी हां, कोई नहीं है टक्कर में। हालांकि विपक्ष था पिछले कुछ दिन से इस चक्कर में कि शायद जो है कहीं से कुछ समर्थन मिलेगा, लेकिन अब साफ है कि कोई नहीं है टक्कर में। एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है वो देश की बागडोर संभालेंगे। आज उन्होंने कई बातें कही, और सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 10 साल जो विकसित भारत को लेकर उन्होंने कहा कि अगले 10 साल विकसित भारत बनाने के लिए हम जमकर काम करेंगे। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 2024 नहीं बल्कि 2034 तक का जो है एक तरह का ब्लूप्रिंट सामने रखा। और मजे की बात यह रही कि नीतीश कुमार को लेकर लोग कई तरह की अटकलबाजियां लगा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने 2024 नहीं बल्कि 2029 के चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो इस बार जीते हैं, कुछ जगह जो विपक्ष जीत गया है, 2029 में उनको भी हरा दिया जाएगा। तो आज दो टूक में इन्हीं सब डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। अब ये तय है सरकार किसकी बनेगी, सरकार कैसी होगी। हालांकि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इसको लेकर अभी जो है कयास लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबने ये कहा है कि उनका पूरी तरह से ये फैसला है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस मंत्रिमंडल में एनडीए के तमाम सहयोगियों को
उनके अनुपात के अनुसार, उनकी जो शक्ति है उसके अनुपात में उनको जगह दी जाएगी। तो दो टुक में इससे पहले कि आगे बढ़े, आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें जो है अपनी तरफ से कही। उन्होंने ईवीएम को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा था उस पर तंज कसा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा कि विपक्ष किस तरह की राजनीति कर रहा है। उन्होंने जो कांग्रेस के गारंटी कार्ड लेकर महिलाएं पहुंच रही हैं उस पर भी तंज कसा, और साथ साथ ये कहा हम ना हारे हैं ना हारेंगे। इस सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके गए, तो चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे, उसका मन कर जाए काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना है। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली दें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है,
और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। We are congratulating all of you. We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. तो कोई नहीं है टक्कर में। एनडीए ने साफ कर दिया कि एनडीए एकजुट है और एकजुट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अगले 10 साल के रोड मैप की बात कर रहे हैं। इन्हीं सबको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ जो पैनल, आज जो चर्चा के लिए मेरे साथ जो लोग मौजूद है, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी। मेरे साथ स्टूडियो में दुष्यंत नागर जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैसे कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ डॉक्टर रणवीर नंदन जुड़े हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं डॉक्टर रणवीर नंदन। डॉक्टर सूरज मंडल मेरे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत शुरुआत में राकेश त्रिपाठी जी आपसे करता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा और उनकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदली थी। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो ज़रूर एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लग रहा था कहीं ना कहीं वो थोड़े आहत ज़रूर हैं जिस तरह के नतीजे आए। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने विपक्षियों पर, विरोधियों पर प्रहार किया, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो ये माना जाए कि जो संकेत हैं, ये सरकार जो है स्थिर रहेगी। और जिस तरह का समर्थन मिला है उसको देख करके अब प्रधानमंत्री पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। राकेश जी, आप म्यूट पर है। राकेश जी सरकार स्थिर भी, ये मेरी आवाज अब तक जी आ रही है। देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये सरकार स्थिर भी रहेगी, ये सरकार मजबूत फैसले भी लेने वाली है, और ये सरकार जो 10 वर्षों में देश को आर्थिक प्रगति के मोर्चे पर हम लेकर के आगे बढ़े हैं, उसी तरह से, और 2045 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उसी तरह से ये सरकार चलने वाली है। हाँ, उनके सपनों पर जरूर पानी फिर गया। जो लिख कर ले लो कह रहे थे कि लिख कर ले लो, प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने पाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके सपने जरूर टूटे हैं। क्योंकि हर प्रकार के प्रयास किए थे, प्रोपेगेंडा फैला करके, अफवाहें फैला करके, षड्यंत्र करके, प्रलोभन दे करके कि कैसे खाते में आपके खटाखट और 8500 रुपए पहुंच जाएगा, कैसे उसके लिए गारंटी कार्ड तक बकायदा लोगों से लिख करके सिग्नेचर तक करा लिए गए थे। देश की भोली भाली मासूम जनता के साथ जिस प्रकार के छल किए गए, ये प्रपंच किया गया, ये अफवाह फैलाई गई
कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो आरक्षण छीन लेगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। ये सारी अफवाहें, ये सारी बातें इनकी धरी रह गई और देश की जनता ने गरीब कल्याण नीतियों पर फिर मुहर लगा दी। एनडीए को इतना फिर से बहुमत देकर के फिर से सत्तासीन कर देने का काम किया है। देखिए, ये सही बात है कि कुछ राज्यों में अपेक्षित परिणाम नहीं हुए, लेकिन यह भी उतनी ही सही बात है कि उड़ीसा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हम जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में एक प्रचंड जनमत हासिल किया है और यह प्रचंड जनमत ने मुहर लगाई है प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर, देश के विकास पर। और हम विकास के मुद्दे को लेकर के आगे चले थे, विपक्ष का प्रोपेगेंडा फेल हुआ। ईवीएम को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सेंट्रल एजेंसीज को लेकर के, सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर के तरह तरह की टिप्पणियां इस चुनाव में की गई, मुझे लगता है। लेकिन इस परिणाम के बाद शायद आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ईवीएम जिंदा है, इस पर कम से कम लोगों का भरोसा, विपक्ष के लोगों का भरोसा। राकेश जी जो आप एक फलसफा तो कम से कम ये हुआ। हाँ राकेश जी, आपके जो सहयोगी हैं, खास करके मैं नाम नहीं लेता लेकिन देश जानता है, आपके सहयोगियों को लेकर लोगों को लगता है कि भाई ये सरकार स्थिर कितनी रह पाएगी। और बड़ा सवाल ये भी है, अगर सरकार चल भी जाए तो शायद उसकी रफ्तार वो नहीं होगी जो इससे पहले रफ्तार थी, और जो बड़े एजेंडे थे उस पर ये सरकार काम नहीं कर पाएगी। ऐसी तमाम आशंकाएं जो है, लोग ऐसी आशंकाओं को लगातार बार बार जो है जता रहे हैं। देखिए, इन आशंकाओं को तो आज सेंट्रल हॉल में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में घटक दलों ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। आप देख लीजिए ना नीतीश कुमार जी का भाषण, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर उन्होंने कहा मोदी जी जो करना चाहते हैं हमारा उसमें पूरा सहयोग है। मुझे लगता है कि जितने खुले दिल से आज एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी है मुखरता से, उनके सपनों पर पानी फिर गया है। परिणाम आते ही जिस तरह के ये सिगुफे छोड़ना शुरू कर दिए गए थे कि किनसे किसकी बात होने लगी है, शरद पवार जी किससे किससे बात करने लगे हैं, तमाम प्रकार के प्रोपेगेंडा क्रिएट किए जा रहे थे। और मुझे याद है परिणाम के दिन भी मैं चर्चा में लगातार देख रहा था, विपक्षी दल के प्रवक्ता तब भी फूले नहीं समा रहे थे, पूरा दावा भर रहे थे कि यह सरकार नहीं बन सकती है, एनडीए एकजुट नहीं हो पाएगा। लेकिन यह चुनाव पूर्व ऐसा गठबंधन है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, वैचारिक साम्यता के आधार पर है। यहां कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबकी वैचारिक साम्यता एक तरह की है, काम करने का तरीका एक तरह का है, सबका विजन एक तरह का है और सबका मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आप चंद्रबाबू नायडू जी के बयान को सुनिए, आज उनके भाषण को सुनिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी में उन्होंने भरोसा जताने का काम किया है। आप आज पासवान जी को सुनिए, किस तरह से चिराग पासवान जी ने पूरी तरह से अपनी आस्था व्यक्त करने का काम किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस सच को अब स्वीकार कर लेना चाहिए। वो प्रयास फिर भी करते रहेंगे कि कैसे फूट डाली जाए, कैसे प्रयास किया जाए, लेकिन विपक्ष के ये प्रयास असफल होंगे, ठीक वैसे ही जैसे चुनाव में उनके सारे प्रयास असफल हुए और तीसरी बार मोदी सरकार बनी है देश के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिस रिकॉर्ड पर ये इतराया करते थे वो रिकॉर्ड अब टूट रहा है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ओके, दुष्यंत कुमार जी, कहीं ना कहीं विपक्ष की जो उम्मीदें थी वो धाराशायी हुई हैं और ऐसा लगता नहीं कि ये सरकार जो है, अब आप लोग उम्मीद में बैठे रहे। लेकिन और ये बात ठीक है कि राहुल गांधी ने बार बार चुनाव प्रचार में कहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन सबका लिखा धरा रह गया, होइए वही जो राम रची रखा। लिख के दिया किसी को नहीं नहीं, और अरविंद केजरीवाल ने तो सीटों की संख्या लिख के दे दी थी सर। उनकी तो आदत है इस तरह से झूठ लिख करके दे देना, लेकिन साइन नहीं करते हैं ना। हाँ, साइन नहीं करते हैं, ब्लैंक चेक होता है उनका। मैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बधाई देके आज की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन ये बधाई लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते नहीं कि पूरे 5 साल सरकार चले। इन्होंने शुरुआत में क्या झूठ बोला कि कांग्रेस ने कहा 8,500 रुपए खाते में आ जाएगा। अरे भाई, इंडिया अलायंस की सरकार बनती तभी तो खाते में आता। आपके तो मोदी जी ने बोला 15-15 लाख यूं ही खाते में आ जाएगा। आया क्या किसी को? 2 करोड़ नौकरियां साल की मिल जाएगी। 10 साल हो गया त्रिपाठी जी, चिंतन मनन करिए। आप भी इस भारत के नागरिक हैं मेरी तरह। इस भारत की देखिए बेरोजगारी कहां बढ़ गई है, कहां पहुंच गई है। जोड़ तोड़ के सत्ता में आ जाने का मतलब नहीं है कि भारत तरक्की कर गया, भारत मजबूत हो गया। मजबूत वो लोग हुए जिन्होंने 31 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट से अवैध तरीके से कमा लिया।
कौन है? चंद लोग ताकतवर हो रहे हैं। अच्छा, आपको चंद लोगों को फायदा हो रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार दुष्यंत जी, एक मिनट, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं, शेयर मार्केट एक बार फिर से जो है अपनी पुरानी वाली जो है ऊंचाई पर पहुंच गया है। जैसी ये खबर आई कि नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, शेयर मार्केट एक बार फिर से उछाले भरकर पहुंच गया है। तो अब इसमें कौन सा घोटाला है? शेयर मार्केट ऊपर गया, क्या इसकी भी जेपीसी जांच करानी चाहिए? मुझे नहीं पता। जो पैसा निकल गया साहब, 5 करोड़ निवेशक का पैसा है, वो कहां चला गया, कौन ले गए, किनको लाभ हुआ, सर उसकी जांच होने के लिए हम सबकी जिम्मेवारी है, सबको बात करनी चाहिए। खैर, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि हमने नेहरू जी की बराबरी कर ली। भैया जी, नेहरू जी की सीटें देखी आपने कितनी मिली थी, मोदी जी को कितनी सीटें मिली हैं। फिर इन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बड़ा सशक्त है, सब वैचारिक रूप से एक साथ हैं, 4% आरक्षण दे रहे हैं मुसलमानों को, टीडीपी के नेता नायडू साहब। और आपका कैंपेनिंग में क्या आपने लाइन ली थी? लोग जानना चाहते हैं कि आप लोकसभा के स्पीकर का पद क्या इस सौदेबाजी में, राजनीतिक सौदेबाजी में दे रहे हैं? आज आपके सहयोगी दलों के नेताओं के बाइट आ रहे हैं, कोई कह रहा रक्षा मंत्रालय हमारा, कोई कह रहा रेल मंत्रालय हमारा। किसका बाइट? अरे नहीं, कार्यकर्ताओं की बाइट आई है। कार्यकर्ताओं के बाइट है, नेताओं क्या का बात कर रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं की तो कार्यकर्ता एक ही होते हैं। अरे कैसे होता है एक सर? अरे कार्यकर्ता बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, अरे कांग्रेस का, सुनिए सर, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, अरे बाबा जी बेशक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, जो देखिए, लेकिन विभाग का बंटवारा करना प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। दुष्यंत जी, जो आप कार्यकर्ता मांगेंगे क्या कि हमें दे दीजिए, हम लेंगे? दुष्यंत जी, जो आप बात कहेंगे, जो सही लगेगी, मैं उसको टोकूंगा नहीं। मुझे टोको तो मुझे नहीं, मैं उस पर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, कोई कई खड़ा होकर, सुनिए ना, अभी आपने सुनिए आप अभी आपने कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी आपने कहा कि कार्यकर्ता कह रहे, कार्यकर्ता तो नेता होता है। कांग्रेस के ही तो कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राहुल गांधी का साइन लगा, पर्चा दिया था और कहा था 5 तारीख को अकाउंट में पैसा आ जाएगा, 5 तारीख को अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो आज तो 7 तारीख हो गई। ने बोला था सरकार बनती 1 जुलाई को पैसा आता। 1 जुलाई नहीं सर, 5 जून बोला, 5 जून सर, 5 जून सर, मेरे पास पार्टी ने रुपया का, अरे दुष्यंत जी मेरे पास उन महिलाओं के, दुष्यंत जी सुनिए, दुष्यंत जी मेरे पास उन महिलाओं की बाइट है जिन्होंने कहा कि हमें दीदी ने, सुनिए मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। वो महिलाएं कह रही हैं कि हमें कांग्रेस की दीदी ने कार्ड दिया था, इस पे साइन करके कहा था कि 5 तारीख को कांग्रेस ऑफिस में आना और कांग्रेस ऑफिस में आके पर्ची जमा करा देना, 5 तारीख को आपको 8,500 रुपए मिल जाएंगे, खटाखट 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। सरकार बनती तो खटाखट पैसा मिलता। क्या कांग्रेस ने दिया नहीं? किसान का कर्जा माफ नहीं किया 2009 में? अरुण जेटली साहब की भारत डगमगा जाएगी, 74,000 करोड़ रुपए को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, 74,500 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया और अर्थव्यवस्था भी संभाली। ओके, चलिए राकेश जी एक रिएक्शन। लेकिन ये तो प्रचार करते हैं भैया। असल में छोटी सी कांग्रेस पार्टी की कैसी एक खतरनाक प्रवृत्ति है, इसका एक छोटा सा उदाहरण और याद दिला रहा हूं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इसी प्रकार से भ्रम फैलाने का काम किया था कि कागज पर उन्होंने किसानों के उनका नाम, उनका बैंक खाता और उनका लोन अमाउंट कितना है यह लिखवा करके सिग्नेचर करा लिया था और यह वादा कर दिया था कि सरकार बनते ही इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ दस्तखत करेंगे और सारा कर्जा माफ हो जाएगा। इसी लालच में आकर के बहुत सारे भोले भाले किसानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के सरकार बनवा दी थी। लेकिन 16 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 1 टका किसी का माफ नहीं किया। इसीलिए आज मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया। 2/3 बहुमत की आज विधानसभा में सरकार बनाने का काम किया और 29 की 29 सीटें जिता दी। ये जो गारंटी कार्ड पर ये सिग्नेचर कराना है, ये एक फ्रॉड है, ये जालसाजी है। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, देश की सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जनता के साथ इस प्रकार का धोखा करना, फ्रॉड करना, यह अपराध माना जाना चाहिए और भोले भाले लोगों के साथ इन्होंने अपराध किया है। वैसे ये बता दूं मैं कि जब ये गारंटी कार्ड की बात चुनाव आयोग तक पहुंची थी तो उसने इस पर रोक लगा दी थी,
लेकिन शायद बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि ऐसे लाखों कार्ड जो हैं वो महिलाओं को बंट चुके थे और महिलाओं के घरों में जाकर उनको दिए जा चुके थे। लेकिन ठीक है, ये अब जो है कांग्रेस का अपना कहना है कि भाई सरकार आती तभी हम देते, और बीजेपी कह रही है कि धोखाधड़ी है। मुझे लगता है कि इसको लेकर के अगर आगे दिन जो अगर राकेश जी आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि आपको चुनाव आयोग और इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए अगर आपको लगता है वास्तव में ये जनता के साथ धोखाधड़ी है। लेकिन अवधेश जी, एक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, मैं उसको जानना समझना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा, ना हारे थे ना हारे हैं, विजय की गोद में उन्माद नहीं होता और पराजित होने वालों का उपहास करना हमारी संस्कृति नहीं। आज के समय में ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरा जो है ये एक बयान था। देखिए अशोक जी, आज का दिन बिल्कुल ऐतिहासिक दिन था और प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अभी जो दुष्यंत जी बोल रहे हैं, इनके प्रति हम लोगों की सहानुभूति होनी चाहिए कि अगले 5 वर्ष तक इनको इसी प्रकार से बोलते रहना पड़ेगा। और आज का वातावरण मुझे देख के लगता है कि अगले 5 वर्ष तक भी तो उसकी ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लीडरशिप के पहचान ऐसे अवसरों पर होती है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई है, पार्टी के अंदर निराशा है, उनको भी मालूम है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, ये भी मालूम है, चीजें चल रही है। लेकिन इस अवसर में सरकार बन रही है तो इसका उपयोग करते हुए, फिर से आत्मविश्वास पैदा करते हुए और उसी साहस के साथ उसी गति से काम करना और उसी स्थिति को में मानसिकता को लाना, ये होता है। आप देखिए चुनाव परिणाम के एक मिनट आप आगे बढ़े, इसमें आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि आज मैंने बीजेपी कार्यकर्ताओं का बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के वर्कर्स का जो है आज देखा कि उनका पूरा रंग ढंग बदला लगा कि मतलब बिल्कुल बदलाव उनको लगा। तो इसीलिए कह रहा हूं, आप देखिए 5 तारीख को परिणाम आया तो 2 दिनों तक दुष्यंत नागर जी और उनके जो इस देश की, मतलब पार्टी से ज्यादा तो इस देश की जो लुटियंस मीडिया के कुछ लोग अभी बाएं दाएं रहते हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर चलाते हैं, उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था कि जैसे INDIA की विजय हो गई हो, जीत गया हो, ये तो गया मोदी, कुछ नहीं होने वाला है। और वातावरण बिल्कुल एक निराशा था। 2 दिनों में जब से प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लीडरशिप लिया है, आप 2 दिनों के पूरे नैरेटिव देश में देखिए, 2 दिनों का बदला हुआ माहौल देखिए और अंदर देखिए कि क्या माहौल था कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति ये कह रहे हैं ये फिर तो कुछ जीत भी गया है, अगली बार तो सब हार जाएगा जो कुछ बचा कुचा है वो सब आप पूरा कर देंगे। और उनका जो, मैं नहीं मानता हूं क्या था, लेकिन वो जो झुक रहे थे वो सम्मान में सामने झुके, जिसके लिए भी झुके। लेकिन एक ऐसा गेस्चर था कि जिन लोगों ने अभी तक बोले क्या क्या प्रचार कर रहा है, जिन लोगों ने प्रचार किया था कि नीतीश कुमार तो चले जाएंगे, नायडू चले जाएंगे, वो आप देख लीजिए गठबंधन सरकार। लेकिन एक दूसरी स्थिति जो देश में खतरनाक पैदा की जा रही है वो बीजेपी के अंदर से भी हुई है, विपक्षियों के भी उसमें भूमिका है। इस समय देश में ऐसा बनाया गया हुआ है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को एक खलनायक बना दो कि सारा दोष उन पर है, उन्होंने हराया है, उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं और उनके और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में एक लड़ाई करा दो। ये पिछले 4 से 5 दिनों से सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने, बीजेपी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ये चलाया हुआ है जैसे सब कुछ जो है उनके कारण ही गड़बड़ी हुई है। तो ये 200, अगर उनके कारण गड़बड़ी हुई है तो जो सीटें आई है इतनी, वो किसके कारण आई है? सवाल यह है कि ये जो उठाया जा रहा है, या बिना जाने हुए, बिना समझे हुए, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इसमें विपक्षियों की भूमिका है? क्योंकि अमित शाह, सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी के सेकेंड हैंड अगर अमित शाह हैं, अमित शाह को वहां से हटा दिया जाए तो मोदी अकेले पर के क्या कर सकता है? और दूसरा एक लोकप्रिय व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने कह दिया था कि उनको हटा देंगे, अगर उनको और इनको लड़ा दिया जाए तो पार्टी की स्थिति कहां रहेगी? तो इस समय मैं ये मानता हूं कि परिणाम आए हैं वो अपेक्षा के इनके अनुरूप नहीं है, गलत कैंडिडेट दिए गए, उस पर विचार होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की व्यापक अनदेखी हुई है, गलत लोग पदों पर बैठाए गए हैं जिनके परफॉर्मेंस नहीं रहे हैं, वो सब चीजें हैं, उन पर विचार हो। लेकिन ये जो देश में पैदा किया जा रहा है इस समय, वो एक खतरनाक है। और बिना जाने हुए कि योगी आदित्यनाथ के लिस्ट को हटा दिया गया, कौन बैठा हुआ था वहां? जो व्यक्ति, आखिर अमित शाह ने अपनी योग्यता क्षमता स्वयं स्थापित किया है, पहले संगठन में किया है,
आप और हम कल्पना करते थे 370 हटेगा अशोक जी, हम लोग कभी नहीं 4 घंटे में एक 5 पेज का कागज लेके, और जैसे उन्होंने सामना किया है वो एक अद्भुत है, हमने तो कभी नहीं देखा। और संसद में जिस ढंग से वो सामना करते हैं उसी प्रकार से हर अवसर पर देखिए, संगठन से लेके। इसलिए मनुष्य में कमियां हो सकती हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल खत्म करना, बीजेपी को कमजोर करना, हम लोगों ने भी इशू उठाए हैं, लेकिन वो इशू किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव हो, कि पार्टी संवेदनशील हो, इसमें कल्चर आए कि सरकार में जो लोग हैं वो कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को महत्व दें, वो जो योग्य जगह है उनको योग्य पद मिले, जो जिनको कठिनाई आए उनकी कठिनाइयां दूर हो। लेकिन उसको इस रूप में अभी पैसे, बहुत भयानक साजिश है, करोड़ों की संख्या में मैसेज आ रहे हैं, अखबार की कटिंग्स भेजे जा रहे हैं, छोटे छोटे जिले 50 कटिंग। इसलिए बहुत सीरियस इशू है, बीजेपी को भी, इनके समर्थकों को भी, कार्यकर्ताओं को भी और संघ को भी ये इस इशू को गंभीरता से लेते हुए इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहां से चल रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये एक अभियान की तरह चलाए जाने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं ना, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद ऐसे लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि गठबंधन सरकार भी उस रूप में चलेगी, गठबंधन का जो धर्म होगा वो पालन किया जाएगा, और देश के विकास को और बाकी चीजों का जो लोग विरोधी हैं उनका उत्तर दिया जाएगा। ओके, मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, पर मैं सिर्फ एक टिप्पणी करके ब्रेक के बाद जो है डॉक्टर सूरज मंडल आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री जिस तरफ अवधेश जी इशारा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा, उन्होंने कहा विपक्ष ने जो है वो फेक न्यूज़ फैलाने में पीएचडी कर ली है और वो अफवाह फैलाते रहे लगातार। तो कई तरह की अफवाह फैलाई गई, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेंट्रल हॉल में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने एक बार फिर से जो है संविधान को नमन किया, और वो पहले ही कह चुके हैं कि जब संविधान के 75 वर्ष होंगे तो देश भर में ऐसा उत्सव होगा संविधान को सेलिब्रेट करने का कि पूरी दुनिया देखेगी। तो कई तरह के फेक नैरेटिव जिसका अवधेश जी ने भी इशारा किया, और इसी में से जो है कुछ अंदर से भी कुछ फेक नैरेटिव चल रहे थे, जिसकी तरफ उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी के अंदर से डिमोरलाइज करने की, बीजेपी को बाहर से डिमोरलाइज करने की एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन आज लगता है उस पर विराम लग गया। लेकिन क्या डॉक्टर सूरज मंडल इससे सहमत होंगे? आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में। आज एनडीए की जिस तरह की बैठक हुई और उसके बाद अब ये तय हो गया कि 9 तारीख को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और अभी साफ हो गया कि कोई नहीं है टक्कर में। हालांकि 2 दिन तक ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी कि एनडीए बिखर जाएगा और प्रधानमंत्री बनाने की दौड़ में, सरकार बनाने की दौड़ में एनडीए गठबंधन भी शामिल है, लेकिन आज ये नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और एनडीए ने साबित कर दिया कि वो सरकार बनाने जा रहा है, पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहा है। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से दुष्यंत नागर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस समर्थक। मेरे साथ डॉक्टर सूरज मंडल आरजेडी समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक है, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सूरज मंडल, सरकार तो पूरे दमखम से बन रही है और ऐसा शुरू में लग रहा था कि सरकार जब बनेगी इस तरह की तो शायद करप्शन पर या बाकी चीजों पर सरकार की रफ्तार जो है वो शायद उतनी तेज ना हो, उस गति से काम नहीं कर पाए। लेकिन लैंड फॉर जॉब के मामले में आज तो मामला आगे बढ़ गया। एक बार फिर से जो है लालू यादव परिवार के लिए मुश्किलें भी बढ़ गई और सरकार भी पूरी धमक और चमक के साथ जो आ रही है। क्या कहेंगे आप? इतनी धमक और चमक के साथ आ रही है, वो तो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आपसी क्या झंझट है उसको चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी चुनाव में नैरेटिव था एक फेस का जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, वो धराशायी हो इस तरह से धराशायी हो गया कि जो व्यक्ति अकेले तस्वीर खिंचाता था, अकेले वो शहंशाह था, आज पूरे कुनबे के साथ और पूरे के पूरे एनडीए शब्द का बार बार प्रयोग किया जाना ये दिखा रहा था कि आप कहां से अब कहां पहुंच गए। और ये भी अभी आप बात किए कि किसने दावा किया, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अग्निवीर हटाना पड़ेगा और ये पूरे के पूरे माहौल में है कि स्पीकर पद के लिए किन किन लोगों का दावा चल रहा है। आप तो बैसाखी के सहारे हैं, एक ब्रेव फेस रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संविधान की जो बात, आज संविधान को सर से लगाया गया। उस दिन क्या हुआ था जब अनंत हेगड़े ने कहा था कि हमें 400 प्लस चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदल। ज्योति मिर्धा ने कहा, सुनिए सूरज जी, सूरज जी, नहीं सूरज अब जी, मेरी बात, अरे बाबा आपकी बात, आप ही की बात पूरी कर रहा हूँ, पूरी होने दीजिए। मैं संविधान की बात नहीं, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूँ। सुनिए तो सही, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूँ, सूरज जी, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूँ क्योंकि जो नैरेटिव आप लोग झूठ फैलाते थे चुनाव में वही अभी फैला रहे हैं। अगर हेगड़े ने कहा तो हेगड़े की टिकट भी कटी, ये क्यों नहीं देखते आप? ये क्यों नहीं देखते? जिन्होंने कहा उनकी टिकट भी कटी। तो आप लोग आधा अधूरे बात बताते हैं, पूरी बात बताया करिए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है क्योंकि बार बार झूठ, मैं क्या कह रहा हूं सर, मेरी बात तो सुनिए। आपने जो कहा ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव कहां खड़े हैं? वो तो 4 में सिमट कर रह गए। आप मुझे टोक रहे हैं, अरे कमाल हो गया सर, आप कुछ बात बोलेंगे तो मैं उसमें काउंटर नहीं करूंगा क्या? इतना गुस्सा का सर, ठंडा पानी पीजिए। अभी 4 सीटें आई हैं आरजेडी की, मुझे मालूम है तकलीफ हुई होगी। ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए और 9 तारीख तक अभी ठंडा पानी बार बार पीना पड़ेगा और अगले 5 साल तक थोड़ा ठंड रखनी पड़ेगी सर। जिसको जो कहते, अरे सूरज जी, 5 साल तक थोड़ा ठंड रखनी पड़ेगी सर। 5 साल बाद की तैयारी कीजिए, 2025 की तैयारी कीजिए, थोड़ा ठंडे बात कीजिए। इतना गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा सर। दूरदर्शन पर सुनाया था कि श्री राम का माया चलेगा, अयोध्या में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं आई। सर आरजेडी का बताइए ना, आरजेडी का क्या हुआ? आरजेडी की बात क्या हुआ? कितनी सीटें आई जरा बता दीजिए ना। बात कहा गया, अरे सर कितनी सीटें आई आरजेडी बता दीजिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन को सर से लगाया गया। सर आरजेडी की कितनी सीटें आई एक बार बता दीजिए ना। जिन पप्पू यादव को हराने के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव ने अपने पूरे घोड़े खोल दिए।
तेजस्वी यादव जिन पप्पू यादव को हराने के लिए पूर्णिया में 3 दिन तक डेरा डालकर बैठे, उन पप्पू यादव तेजस्वी यादव की मर्जी के बिना तीसरे नंबर पर रही आपकी कैंडिडेट, जिन पप्पू यादव को हराने आप गए थे। तो थोड़ा आईना रखा करिए साथ में सूरज यादव जी, थोड़ा आईना रख के बीच बीच में शक्ल देख लेनी चाहिए, उसके बाद फिर दूसरों को उंगली उठानी चाहिए। आप मुझे बोलने दीजिए। अरे आपको बोलने दे रहा हूँ, आपको कब से बोलने दे रहा हूँ, आपको बोलने दे रहा हूँ, आप गुस्सा काहे कर रहे हैं भाई? आप बुलाते हैं तो सुनिए, आप गुस्सा काहे कर रहे हैं? हम गुस्सा क्या कर रहे हैं? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे कमाल हो गया, आपको मैंने एक सवाल पूछ लिया, आप गुस्सा कर रहे। आप फिर बीच में टोक रहे। नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में 116वां रैंक है, वो 1.5 लाख से जीते हैं, और उधर शिवराज चौहान कई लाख आगे हैं। दूसरी बात, आप संघ से ताल्लुक रखते हैं, सुन लीजिए, संघ की बैठक हुई है, अभी आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग कल होने वाली, अब एक फिर, और कल उस मीटिंग में क्या फैसला होगा ये आप अभी नहीं बता सकते हैं। आप अगर सूरज यादव जी, अशोक जी, मतलब आप कह रहे हैं कि कल बीजेपी की बैठक होगी और बीजेपी कहेगी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, कोई और होंगे। अगर ऐसा हुआ तो, तब आप हंसते रहेंगे। अभी आप ही को देखिए, सूरज यादव जी सुनिए, सूरज यादव जी सुनिए, अब थोड़ा ठंडा हुई, अब थोड़ा ठंडा हुई सर, अब थोड़ा ठंडा हुई, अब मेरी बात सुनिए सर, मैं तो आपको लगातार, अब सुनिए मेरी बात, थोड़ा ठंडा होकर सुनिए, थोड़ा ठंडा होकर सुनिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप लोग पूरे चुनाव में फेक नैरेटिव के आधार पर पूरा चुनाव लड़ते रहे। ठंडा हो जाइए सर, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए सर, सूरज जी थोड़ा पानी पी लीजिए सर। सर आप अगर ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो नरेंद्र मोदी रुकेंगे नहीं और फिर भी प्रधानमंत्री बनेंगे। 5 साल आपकी छाती पे मूंग दलना पड़ेगा आपको, अपनी छाती पर आप लोगों को सहना पड़ेगा सर। थोड़ा सहने की, थोड़ी सहन शक्ति बढ़ाइए, अगले 5 साल आपको सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। सूरज जी सुनिए, सूरज जी ऐसे करके नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाएंगे। अरे सर ऐसे करके रोक नहीं पाएंगे सर। थोड़ा पानी वाली पीजिए सूरज जी, पानी वाली पीजिए, पानी वाली पीजिए। मुझे मालूम है 4 सीटें आई हैं आरजेडी की, आपको जो झटका लगा वो मैं समझ सकता हूँ। मैं आपके दुख दर्द में शामिल हूं और मैं अकेला नहीं, मेरे सभी सहयोगी आपके दुख दर्द में शामिल हैं। तेजस्वी यादव जी का जो चुनाव में हाल हुआ उसके कारण हम शामिल हैं आपके दुख दर्द में सर। हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। आप देखिएगा सर, हम सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं सर, हम सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं सूरज जी, सूरज जी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं चलिए अब आप मान गए ना। सुनिए, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अब आपने जो कहा मैं बीजेपी से पूछ लेता हूँ कि कल बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में कोई और नाम उछलने वाला है क्या, जो सूरज मंडल कह रहे हैं? चलिए राकेश जी आप ही बता दीजिए। देखिए, आप सूरज मंडल जी को आज रात को सोने नहीं देना चाहते हैं। अब वो ठीक है, दर्द पहुंचा है, एक रात को किसी तरह से और इस मुगालते में जीना चाहते हैं, जीने दीजिए ना, उनका मुगालता मत तोड़िए, ऐसे ही सोने दीजिए उनको। पूरा आज रात में नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण आंकड़े जो अभी तमाम सारी बातें दुष्यंत नागर जी कह रहे थे कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 3 राज्य ऐसे हैं जहां सारी सीटों में से केवल एक सीट और राजनीतिक दल जीत पाए हैं, चाहे वो गुजरात की 26 में से 25 जीतना हो, या उड़ीसा की 21 में से 20 जीतना हो, या छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 जीतना हो। ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता नहीं तो और क्या है। और 14 राज्य ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जहां कांग्रेस पार्टी 0 सीट पाई है, खाता नहीं खोल पाई है। मुझे लगता है ये सारे आंकड़े देखने चाहिए और राहुल गांधी की क्या लोकप्रियता है उससे जरा तुलना करना चाहिए कि अपनी उनकी पार्टी में उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ऐसा क्या कारनामा कर रहे हैं कि 14 राज्य ऐसे हैं जिन राज्य में कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। राहुल जी, लगता है ये सोचने का विषय है। वैसे अभी विचार मंथन होगा। पर राकेश जी 2 फैक्ट और है ना जो आप कह रहे हैं। ठीक है, 14 राज्यों में 0 हैं, 4 राज्यों में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीती है, जिन राज्यों में जीती है उनमें जो है सहयोगी पार्टियों की बड़ी भूमिका। लेकिन यह भी तो सच है कि कांग्रेस की सीटें जो है बढ़कर 99 हो गई। दूसरी बात यह भी है कि राहुल गांधी 2 सीटों से जीते, स्मृति ईरानी को उन्होंने हराया, तो ये भी तो आपको श्रेय देना पड़ेगा ना। आप लोग बार बार राहुल गांधी पर प्रहार करते रहे, लेकिन राहुल गांधी तो आज नेता तो साबित हो गए ना।
बिल्कुल ठीक बात है। वो ऐसे ही नेता साबित होते रहे। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से ऐसे ही वो सैकड़ा ना पार कर पाए और फिर भी देश के बड़े नेता माने जाए। हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, आज एनडीए के हमारे घटक दलों के प्रति देश की जनता ने अपना मैंडेट दिया है, जनमत दिया है। विपक्ष के दलों को इसको स्वीकार करना चाहिए और एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों को लेकर के चल रही थी, उन नीतियों पर देश की जनता ने मोहर लगाई है। ये जितने तरह के मुद्दे अब तक चुनाव में उठा रहे थे, इन मुद्दों पर एक जनता का जनमत आ चुका है। मुझे लगता है अब इसके बाद विपक्ष को कोई नए मुद्दे गढ़ने चाहिए, नए मुद्दों पर आकर के बात करनी चाहिए। सच बात यह है कि भ्रष्टाचार को लेकर के आकंठ डूबा हुआ जिस तरह से सरकारें थी यूपीए की, उससे आज ही जाकर के देश में एक नई सरकार बनी थी और आज 10 वर्षों के बाद हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और देश की जनता ने इसको स्वीकार किया है। प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया था, इस बार भी एक उद्योगपति का नाम लेकर के लगातार बार-बार यह प्रयास किया गया था, लेकिन क्या हुआ? देश की जनता ने आज जो जनमत दे दिया है, इसके बाद मुझे लगता है विपक्ष को अब इस प्रकार की फिजूल की बातें करना बंद करना चाहिए। राफेल के मसले पर लेकर के जिस तरह से उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा और इस बार अडानी को लेकर के जिस प्रकार इस बार का चुनाव लड़ा, ये दोनों ही मुद्दे पूरी तरह से इनके औंधे मुंह गिरे हैं। जनता की अदालत में, कोर्ट की अदालत में, हर तरह अदालत में ये फेल हुए हैं। अब इनको नए मुद्दों की तलाश करनी चाहिए। दुष्यंत जी, एक बात तो ये है, मैं इनके मंत्रिमंडल के 19 मंत्री हार गए हैं चुनाव। इनके मंत्रिमंडल के प्रति लोगों ने अविश्वास व्यक्त किया है। मोदी जी 1.5 लाख से जीते हैं, क्या बात कर रहे हैं? और आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? कांग्रेस के खाते बंद कर दिए आपने और आपने बोरा भर भर के आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला है। कहीं हुआ है? 15 साल 20 साल पुराने केस पे एक पॉलिटिकल पार्टी का खाता सील कर दिया। क्या राकेश जी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था? एक मिनट सर, मैं कहना चाहता हूं आपके मंच से, अशोक जी। दुष्यंत जी, मेरे सवाल का जवाब फिर उसको मैं आप बताता हूँ। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुझे नहीं मालूम उसको क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस अकेली नहीं थी सर जी। एक पूरा इकोसिस्टम था। जॉर्ज सोरोस था, 42 दल थे, वॉशिंगटन पोस्ट था, दुनिया भर के यूट्यूबर, जर्मनी से आके यूट्यूबर जो है पता नहीं करोड़ों रुपए फंड कर रहे थे। पूरा यूट्यूब का सिस्टम आप लोगों के साथ था। पूरा जर्मनी, इजराइल की एक कंपनी को हायर किया गया था जो भारत में तमाम सोशल मीडिया पे कांग्रेस के जो है हिट्स बढ़ा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अकेली थी, कांग्रेस का अपना पूरा इकोसिस्टम था। और बल्कि मैं तो ये मानता हूं, शायद अवधेश जी सहमत होंगे, जितने बड़े तरीके से कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस चुनाव में काम किया है, उसके सामने बीजेपी का इकोसिस्टम तो ठहरा ही नहीं। और ये बात सुप्रिया श्रीनेत ने खुद कही, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम जो है नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक आप लोग है। लेकिन मेरा सवाल ये, जो आप कह रहे ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को कई जगह पर जो है करारी हार का सामना करना पड़ा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। ज्यादा थे। मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैं फिर मानता हूं इनके सहयोगी ज्यादा थे वो सब। लेकिन अकेले में अगर बीजेपी की बात करूं तो दुष्यंत जी, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो ये स्वीकार कर रहा हूं कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी है। मैंने राकेश जी से भी कहा कि भाई बार बार राहुल गांधी को 6% वोट बढ़ा है। सुनिए आरजेडी के प्रवक्ता को अभी हमारे भाजपा के साथी, मैं एक मिनट आपसे तो सवाल पूछ लूं, उसके बाद आरजेडी से बात करेंगे कि आप लोग कह रहे हैं कि बार बार कि आप लोग जो है, मैंने तो कहा राहुल गांधी जो है जिस तरह से बार पुश किया गया, राहुल गांधी आज नेता के रूप में उभर के आए हैं। लेकिन सर, ये भी तो आंकड़ा है कि 14 राज्यों में कांग्रेस जीरो है। 14 राज्यों में 4 राज्य ऐसे जहां सिर्फ एक सीट मिली है। जिन राज्यों में कांग्रेस को सीटें मिली हैं उनमें उत्तर प्रदेश है, जहां समाजवादी पार्टी की साइकिल पर आप जीते हैं। उसमें डीएमके के सहयोग से जो है वो आप तमिलनाडु में जीते हैं। तो ये सब भी तो आंकड़े हैं हमारे सामने, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मेजोरिटी की सरकार। मैं सर कांग्रेस की बात कर रहा हूं। फिर भी भाजपा ने गठबंधन कर रखा है 3-4 दलों के साथ में। सर, आज की डेट में गठबंधन का दौर है, गठबंधन का युग है। आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने तोड़ के पार्टियों को महाराष्ट्र में गठबंधन बनाया है। तो गठबंधन के लिए सिर्फ कांग्रेस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में जो कांग्रेस ने हार हुई है, बिल्कुल चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी इस पे कदम उठाएगी और भविष्य में ऐसा नहीं दोहराया जाएगा। कहां पार्टी में कमी हुई, संगठन में कमी हुई, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि कांग्रेस ने बेस्ट किया है। कांग्रेस से गलतियां हुई हैं। दुष्यंत जी, एक छोटा सा सवाल, आपको लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी से, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी ने तो साफ कह दिया कि हमारा चुनाव पूर्व सहयोग था, अब हमारा कोई मतलब नहीं है कांग्रेस से,
कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का पंजाब में, और दिल्ली में आप लोगों ने उस पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने उस पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया जिसने शीला दीक्षित को, सोनिया गांधी को जेल भेजने की बात की थी, उसके बावजूद सफाया होगा। क्या लगता है ये रणनीतिक चूक है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये मेरी बिल्कुल इसमें ठोस राय है कि जिस अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने पूरा इस शराब का मामला का कैंपेन चलाया था, उनको गठबंधन में ले लेना, मैं समझता हूं हो सकता है लोगों को पसंद ना आया हो, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेने का अलायंस का एक सामूहिक फैसला था, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को उसके साथ जाना पड़ा। गठबंधन में सहयोगियों के साथ मिलजुल के सर राजनीति होती है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस की हार है, कांग्रेस पराजित हुई है, इसमें कोई, दिल्ली में ये एक सच्चाई है, और वो लेकिन अपने सुधार के लिए काम करेंगे। ठीक है, ये चुनाव अगर देखेंगे तो हर पार्टी के लिए सबक तो हैं, बीजेपी के लिए भी सबक हैं, कांग्रेस के लिए भी सबक हैं, सहयोगी पार्टियों के लिए भी सबक है। कोई भी अगर टेकन फॉर ग्रांटेड जनता को ले रहा था तो आप ले नहीं सकते, ये तो तय। मैं भाषण से तो लगता है कि कांग्रेस जीत गई है। नहीं सर, ये जो भाषा बोल रहे हैं, मैं नैरेटिव की बात नहीं कर रहा सर। ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये तो राहुल गांधी और बाकी पार्टी बोल नहीं रही। तो सर, मैं तो नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, जो नैरेटिव चलाया जा रहा है। लेकिन मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा अवधेश जी और सूरज जी के पास। इस ब्रेक के बाद डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, देखते रहिए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
तो सूरज मंडल, समय कम है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं आने वाले दिनों में इस सरकार को लेकर के? शुरू से ही बोल रहा था, थोड़ा आप उत्तेजना में आ गए, आप मुझे कह सर, रहे थे, मैं लेकिन उत्तेजना में नहीं, ये देखिए चलिए जो परिस्थिति है वो बहुत अनुकूल नहीं है। जो बात अभी कहा जा रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, कोई इस पर नेगेटिव टिप्पणी नहीं है। ये बिल्कुल तय है कि जो अभी सरकार जो है वो दो बड़े नेताओं के बदौलत सत्ता में रहेगी, और उन दोनों एक मिनट मौका दो, एक मिनट जल्दी से उनकी बात। INDIA का बनता तो वो क्या होता उसमें? उसमें तो एक बड़ी पार्टी भी इतनी नहीं है। आप लोग किसके लिए लड़ रहे थे? सुन लीजिए, ये दूसरे की बात की हो जाएगा। मैं दे रहा हूं मौका, एक मिनट उनको काउंटर करने का 30 सेकंड दीजिए सिर्फ। अशोक जी ने कहा था कि उतने स्पीड के साथ, और वो दिख गया, क्योंकि वो जय श्री राम का नारा नहीं था, जय जगन्नाथ था। संविधान को उचित ढंग से आज उन्होंने ट्वीट भी किया, नरेंद्र मोदी ने। हम ये चाहते भी थे, हम एज ए एक्टिविस्ट भी, आप जानते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी में भी एज ए एक्टिविस्ट हैं, और ये संविधान का सम्मान होना चाहिए, ये हमारे पॉइंट को रखा गया और इस पॉइंट को लिया गया। ठीक है, ये इस चुनाव की बड़ी ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय, इस आधार पर हम समझते आगे जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है सर, मेरे पास समय कहाँ। अवधेश जी जल्दी से, जो एक बात उन्होंने कही थी मैं उस पर चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि कल बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग है और अभी भी उनको लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। नहीं, ये ऐसे अनेक खबरें अभी आएंगी, क्योंकि आप जो जनता के द्वारा इनको सत्ता नहीं दी गई, ठुकरा दिए गए हैं, तो इस प्रकार से खबरें अभी आएंगी। अभी तो ये नरेंद्र मोदी अमित शाह में भी लड़ाई कराएंगे। अभी ये खबर ये भी आएगी कि भैया यूपी से वो हटाए जा रहे हैं। अभी ये भी आएगा कि संघ जो है नरेंद्र मोदी को हटा रहे हैं, सब चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव है, बीजेपी के लिए कह रहा हूं कि बीजेपी के जो नैरेटिव की जो टीम है, जो आईटी सेल है, जो मीडिया सेल है, वो जरूर उसकी समीक्षा होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि इन लोगों का नैरेटिव इतनी ज्यादा चला गया कि संविधान खत्म करने और आरक्षण खत्म करने का दलितों तक पहुंच गया। इसीलिए भय है कि ये फिर ये सब ऐसे चला करके फिर लोगों के मन में भ्रम न पैदा करें। ये सचेत होने की जरूरत है कि नहीं कि ये झूठ बोलने वाले लोग झूठ ही बोलेंगे। सत्ता नहीं मिली है तो 5 साल तक ये करेंगे क्या? ओके, मेरे पास समय इतना ही है। सत्ता नहीं मिली है तो करेंगे क्या? झूठ बोलेंगे, नैरेटिव फैलाएंगे। पर सतर्क तो सरकार को रहना है, बीजेपी को रहना है। ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि अगर नैरेटिव से कैसे लड़ती है। लेकिन आज के लिए इतना ही, और फिर आपको बता दूं रविवार को शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी एक बार फिर शपथ लेंगे। फिलहाल आज इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।